नमस्कार, मी विशाल परदेशी. या बुलेटिनमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. या बुलेटिनमध्ये आपण सुरुवात करूया एका मुलाखतीच्या बातमीने. खास अशी ही मुलाखत आहे. कोरोना विरोधातल्या लढाईत केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारसोबत असल्याची ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे. लॉकडाऊन आणि कोरोनाच्या काळात पहिली मोठी मुलाखत अमित शहांनी न्यूज 18 नेटवर्कचे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी यांना दिली. आणि यावेळी मोदी सरकार 2 ची वर्षभरातली कामगिरी, कोरोना, लॉकडाऊन, स्थलांतरित मजूर, आत्मनिर्भर भारत, काश्मीर याबाबतच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं अमित शहांनी दिली आहे. कोरोना विरोधातल्या लढाईत जगाच्या तुलनेत भारताची कामगिरी चांगली आहे असंही अमित शहा म्हणाले. जगह जगह पर देखा गया है कि प्रवासी मजदूर जो है वो अपने घर से निकल पड़े हैं, बड़े शहरों को छोड़कर अपने गाँव की ओर जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और उनको बड़ी संकटों की जो है समस्या से निपटना पड़ा है. क्या आपको लगता है कि सरकार ने जब ये लॉकडाउन अनाउंस किया था तो कुछ जल्दीबाजी कर दी? कुछ दिन अगर रुक जाते, थोड़ा माइग्रेंट लेबर की भी बात सोचते, उनको पहले गांव भेज देते और उसके बाद लॉकडाउन लगाते, तो क्या वो ज़्यादा ठीक रहता? देखिए, ऐसा कहना उचित नहीं है. अगर पहले उनको भेजने की व्यवस्था करते तो स्टैम्पेड होने की पूरी संभावनाएं थी. गांवों में अभी स्वास्थ्य सेवाएं तैयार भी नहीं हुई थी, राज्य भी उनको लेने के लिए तैयार नहीं हुए थे. उस वक्त हमारी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी और टेस्टिंग व्यवस्था भी अभी बन रही थी हमारे देश की. और ये सारा 2 महीने के अंदर हमने तैयार किया. और मैं जहां तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है, आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन से लॉकडाउन आया, राज्य सरकारों ने कैंप लगाए हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था करी है और केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया एसडीआरएफ फंड के तहत, एनडीआरएफ फंड के तहत राज्यों को दिया है, जिसके माध्यम से कलेक्टर एक कैंप लगाकर सभी प्रवासी मजदूरों को भोजन करा सकें. और 1 मई से हमने ट्रेनें भी शुरू कर दी. उसके पहले 20 अप्रैल से बस सेवा शुरू करी और बस सेवा के माध्यम से लगभग 41 लाख श्रमिक आसपास के राज्यों में भेजे. जैसे गुजरात से राजस्थान जाना है, महाराष्ट्र से गुजरात जाना है, आंध्र से तेलंगाना जाना है, तेलंगाना से केरल जाना है, कर्नाटक से केरल जाना है. इस प्रकार के नजदीक के राज्यों के अंदर जो श्रमिक प्रवासी मजदूर जाना चाहते थे, उनको बसों के माध्यम से लगभग 41 लाख लोगों को पहुंचाया गया और सारे के सारे श्रमिक, 41 लाख श्रमिक सरकारी खर्चे से पहुंचे हैं. मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग सरकारी व्यवस्था से ट्रेनों के माध्यम से गए, इनके किराए का भी मुद्दा उठाया जाता है. मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, सबका किराया राज्य सरकारों ने उठाया है 15%, खर्चे का 85% रेलवे ने उठाया है, भारत सरकार ने उठाया है. सबको रेलवे ने लगभग 1.25 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया है, 2.5 करोड़ पानी की बोतल वितरित की गई है. महाराष्ट्र में भी इस तरह की बातें चलती रहती हैं कि किसी न किसी दिन इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की जो है एक ऑपोजिशन का हरदम वो रहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है. भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना अटैक काफ़ी बढ़ाया इधर बीच. कोरोना में महाराष्ट्र, आपको पता है, आंकड़े काफ़ी जैसा दिखा रहे हैं, एक काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है. तो क्या आपको लगता है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का एनसीपी से वापस बातचीत शुरू हो सकती है? वहाँ पर भी कुछ इस तरह की एक प्रतिक्रिया बन सकती है? आपने कहा जनता की बात, आपने कही कि जनता अगर नाखुश हो तो सत्ता. जी राहुल जी, आप एक इतने अनुभवी जर्नलिस्ट है, मुझे एक बात बताइए, जब तक ये 3 घटक दल है महाराष्ट्र सरकार के, अपने आप में और एक दूसरे के प्रति इनका भरोसा अक्षुण्ण है, सरकार कैसे टूट सकती है? और उनका भरोसा हम तो तोड़ नहीं सकते. जो सरकार में बैठे हैं वही अगर सरकार से नाराज होकर बाहर निकलेंगे तो क्या हो सकता है? कोई नहीं बचा सकता. हमने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि कहीं पर भी अस्थिरता आए, और विशेषकर तब जब कोरोना की लड़ाई चल रही है. नारायण राणे जी ने भी बीच में बात प्रेसिडेंट्स रूल की थी, तो इससे इस बात को और गर्मी मिल गई. नहीं, वो बयान तो दे ही सकते हैं, वो सांसद हैं, तो बयान देने में
उनको कौन रोक सकता है? उनका भी वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। मगर केंद्र सरकार हर मोर्चे पर महाराष्ट्र सरकार के साथ खड़ी रही है कोविड की लड़ाई में।